बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। हम डिस्कस करेंगे इस सिस्टम के सॉल्यूशंस की कंडीशंस। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आसान अल्फाज में एक ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसके अंदर कांस्टेंट की वैल्यू जीरो हो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहलाती है, और एक ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जिसके अंदर मौजूद तमाम इक्वेशंस होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हों, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस कहलाता है। स्टूडेंट्स, मैं यहां पर कंसीडर करने जा रहा हूं एक 3 अननोन्स पर मुश्तमिल सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। Consider a system. First equation, a11x1 plus a12x2 plus a13x3 is equal to 0. Students, 3 unknowns x1, x2, x3 तीनों की पावर्स 1, जिसकी वजह से ये एक लीनियर इक्वेशन, कांस्टेंट की वैल्यू 0, जिसकी वजह से ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। a11, a12, a13 ये तीनों कोएफिशिएंट्स सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और a11, a12, a13 लेने की वजह यह है कि मैं जब कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बनाऊंगा तो ये फर्स्ट रो के कोएफिशिएंट्स कंसीडर होंगे, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स कंसीडर होंगे। इसी अंदाज में, इसी पैटर्न पर अगर हम सेकंड इक्वेशन कंसीडर करें तो कुछ इस तरह से होगी। इस दफा हम कर देंगे सबस्क्रिप्ट 2 1, यानी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 इज इक्वल टू 0, और थर्ड इक्वेशन a31 x1 प्लस a32 x2 प्लस a33 x3 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, मेरा आपसे सवाल यह है कि x1, x2 और x3 की क्या वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट की जाए कि लेफ्ट साइड भी 0 हो जाए, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। राइट साइड पर 0 है, लेफ्ट साइड पर भी 0 आ जाए। शाबाश। x1, x2 और x3 की क्या वैल्यूज पुट करें? शाबाश, आपके ज़हन में फौरन आ रहा है कि हम x1, x2 और x3 तीनों को 0 कर दें तो हमें लेफ्ट साइड पर 0 हासिल हो जाएगा, यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। स्टूडेंट्स, यही वैल्यू अगर आप सेकेंड इक्वेशन में पुट करें, तीनों की जगह पर 0, तो दूसरी इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगी और तीसरी इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब यह हुआ कि x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0 और x3 इज इक्वल टू 0 इस सिस्टम का सॉल्यूशन है। अब स्टूडेंट्स, मेरा सवाल यह है कि क्या यह सॉल्यूशन होमोजीनियस सिस्टम के लिए हमेशा मौजूद नहीं होगा? राइट साइड पर कांस्टेंट्स 0 है। द आंसर इज यस, यह सॉल्यूशन हमेशा मौजूद होगा। इसकी वजह से होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है ये कंसिस्टेंट कहलाता है, हमेशा कंसिस्टेंट कहलाता है, यानी ये इनकंसिस्टेंट हो ही नहीं सकता। ये केस है ही नहीं इसमें कि इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, ये सॉल्यूशन तो इसका हमेशा अवेलेबल होगा। हम इन बातों को पॉइंट्स की सूरत में अगर लिखें, मैं इन इक्वेशंस को नाम दे रहा हूं 1, 2 और 3 का। हम फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं x1 is equal to 0, x2 is equal to 0, x3 is equal to 0 is always solution of the system. Due to this, system is always consistent. होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमेशा कंसिस्टेंट होता है, यानी ये इसका सॉल्यूशन तो हमेशा मौजूद है। नंबर 2, अगर हम इस सॉल्यूशन को इस अंदाज में लिखें, जिस तरह हम ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं उसमें 2 वैल्यूज आती हैं, अगर हम इस तरह ट्रिपल की फॉर्म में लिखें x1, x2, x3, या अगर x, y, z 3 अननोन हो तो फिर भी ये लिखा जाएगा 0, 0, 0 is called
trivial solution of the system. Any other solution will be called non-trivial solution. स्टूडेंट्स, आपके जहन में फौरन सवाल आया होगा कि वर्ड ट्रिवियल का मतलब क्या है. तो स्टूडेंट्स, वर्ड ट्रिवियल का मतलब है ऑफ लिटल वैल्यू, ऑफ लिटल इंपॉर्टेंस, नॉट वर्थ रिमेंबरिंग. यानी इस सॉल्यूशन की वैल्यू भी लिटल है, इंपॉर्टेंस लिटल है और इसको याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक अंडरस्टूड सा सॉल्यूशन है. इस सॉल्यूशन के अलावा जो भी सॉल्यूशंस इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के एग्जिस्ट करते होंगे वो तमाम सॉल्यूशंस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस कहलाएंगे. और स्टूडेंट्स, यहां पर आपको एक और बात भी बता दूं कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस जब भी एग्जिस्ट करते होंगे इस सिस्टम के, वो इनफाइनाइट इन नंबर्स होंगे. स्टूडेंट्स, जब हमारे सामने होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आता है तो हमें यह जानने की जरूरत पड़ती है कि क्या इसका सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन ही होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ यह सॉल्यूशन ही होगा, या इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस भी एग्जिस्ट करते होंगे. तो इस जजमेंट के लिए आइए आपको बताता हूं एक ट्रिक. हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशन फॉर हैविंग ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन. यानी किस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम का ट्रिवियल सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट कर रहा होगा. स्टूडेंट्स, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को अगर हम मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, कन्वर्टिंग गिवन सिस्टम इनटू मैट्रिक्स इक्वेशन. मैट्रिक्स इक्वेशन हम सीख चुके हैं नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में भी. इसको लिखा जाएगा a इंटू एक्स इज इक्वल टू. अब राइट साइड पर हमारे पास 0 0 और 0 है. सो राइट साइड पर बनने वाला जो मैट्रिक्स b है ये इनफैक्ट नल मैट्रिक्स होगा और हम इसे लिखेंगे O. O इज नल मैट्रिक्स. अब स्टूडेंट्स, A के अंदर मौजूद हैं तमाम कोएफिशिएंट्स और X के अंदर मौजूद हैं तमाम अननोन्स यानी x1, x2 और x3. हमें मैट्रिक्स X की वैल्यू मालूम करनी है क्योंकि इसके अंदर मौजूद हैं x1, x2 और x3. अब जरा सोचें कि मैट्रिक्स X की वैल्यू यहां से कैसे आएगी. शाबाश. O को डिवाइड कर दें मैट्रिक्स A से. द आंसर इज नो. मैट्रिसेस के अंदर डिवीजन एग्जिस्ट नहीं करती. हमें लेफ्ट साइड से मैट्रिक्स A को कैंसिल करना है तो क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड को A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे. प्री मल्टीप्लाई इसलिए कि A लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है, हमें यहां पर A इनवर्स लिखना होगा और इसी तरह हम यहां पर A इनवर्स लिखेंगे, यानी राइट साइड को भी A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे. अब A इनवर्स से हम किस सूरत में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर A इनवर्स एग्जिस्ट करता हो. अब A इनवर्स किसी मैट्रिक्स का कब एग्जिस्ट करता है, यानी किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वो नॉन सिंगुलर हो, यानी उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो. हम यहां लिखते हैं इफ A is non-singular, that is to say A determinant is equal to non-zero, then A inverse will exist. ये हमने पहले एक कंडीशन बताई. अब हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग प्री मल्टीप्लाइंग इन फैक्ट. प्री मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स. अब A इनवर्स से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्री मल्टीप्लाई इन फैक्ट A इनवर्स इंटू A और राइट साइड पर भी A इनवर्स इंटू O. अब A इनवर्स इंटू A ये आ जाएगा हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू
x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स। अब यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू x विल बी x और A इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स, ये हमारे पास हासिल हो जाएगा इनफैक्ट नल मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि x1, अब अगर हम यहां पर 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स x जो हमने पहले बनाया था वो लिखेंगे और इधर नल मैट्रिक्स लिखेंगे कांस्टेंट्स पर मुश्तमिल, तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स x की वैल्यू 3/1 का मैट्रिक्स, और इसी तरह नल मैट्रिक्स जो कि हमारा है मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स, तो यहां पर 0 0 और 0 तीनों इक्वेशंस के कांस्टेंट्स। स्टूडेंट्स, इन दोनों मैट्रिसेस की इक्वालिटी से ये बात शो हो रही है कि x1 भी 0 है, x2 भी 0 है और x3 भी 0 है, यानी हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन हासिल हो रहा है। अब ये ट्रिवियल सॉल्यूशन किस कंडीशन में हासिल हो रहा है? x की वैल्यू नल मैट्रिक्स के इक्वल उस वक्त आ रही है जब हमने प्री मल्टीप्लाई किया A इनवर्स से। अब A इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब A जो है वो नॉन सिंगुलर हो, दैट इज टू से A डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। सो हम कंक्लूड करते हैं if A determinant will be non-zero, then system will have only trivial solution। ये सॉल्यूशन भी साथ जिक्र कर दिया। विल हैव ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब ये है कि ये सॉल्यूशन यूनिक होगा, यानी इसके अलावा कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। दिस सॉल्यूशन विल बी यूनिक। ये आपने अच्छी तरह से इस कंडीशन को याद रखना है। अब स्टूडेंट्स, हमने नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए रैंक के रेफरेंस से भी कंडीशंस ड्राइव की थी, फाइंड आउट की थी। उस रेफरेंस से भी आपको कंडीशन बताता हूं। इफ रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में फोर्थ कॉलम जीरोस पर मुश्तमिल होगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। अगर रैंक ऑफ ए बराबर हो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के और ये बराबर हो नंबर ऑफ अननोन्स के, तो इस सूरत में सिस्टम का सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होगा। देन सिस्टम will have only trivial solution। स्टूडेंट्स, हमने ट्रिवियल सॉल्यूशन की कंडीशंस डिस्कस कर ली। अब हम बात करेंगे कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन किन कंडीशंस में एग्जिस्ट कर रहा होगा। स्टूडेंट्स, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की कंडीशंस मालूम करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन को कोफैक्टर A11, सेकंड इक्वेशन को कोफैक्टर A21 और थर्ड इक्वेशन को कोफैक्टर A31 से मल्टीप्लाई करके तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशंस 1, 2 and 3 by A11, A21 and A31 respectively। मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं मैं, लिखा जाएगा A11 A11 x1 प्लस A12 A11 x2 प्लस A13 A11 x3 इज इक्वल टू 0।
नेक्स्ट A21 x1 प्लस A22 x2 प्लस A23 x3 is equal to 0. And then A31 cofactor A31 x1 plus A32 cofactor A31 x2 plus A33 cofactor A31 x3 is equal to 0. स्टूडेंट्स, इन तीन इक्वेशंस को जब हम ऐड करेंगे तो x1 वाली टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी, इसी तरह x2 वाली टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी और इसी तरह x3 वाली टर्म्स आपस में ऐड होंगी. हम इन टर्म्स में से x1, x2 और x3 कॉमन ले लेंगे. एडिंग द इक्वेशंस. अब लिखा जाएगा A11 प्लस A21 प्लस A31 ये तीनों टर्म्स ऐड हुई, x1 कॉमन आ गया प्लस अब ये तीनों टर्म्स ऐड होंगी A11 प्लस A21 A31 और इनके सम से x2 कॉमन आ जाएगा प्लस A11 प्लस A21 प्लस A31 x3 इज इक्वल टू 0. अब स्टूडेंट्स, आपको रिकॉल करना है कोफैक्टर्स की मदद से डिटर्मिनेंट मालूम करने का फॉर्मूला. शाबाश, जरा उसकी फिलॉसफी रिकॉल करें. शाबाश. चले मैं आपको रिकॉल करवाता हूं. अगर आप किसी रो के एलिमेंट्स को उसी रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके, कोरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाता है. यह काम आप कॉलम्स की सेंस में भी कर सकते हैं. किसी कॉलम के एलिमेंट्स को उसी कॉलम के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके अगर आप ऐड कर दें तो आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाता है. लेकिन अगर आप किसी एक रो के कोफैक्टर्स और किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो आंसर 0 आता है. यह भी आपको बताया गया था. अब यहां पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? A11, A21, A31 ये कौन से एलिमेंट्स हैं? यहां पर जरा देखें. A11, A21, A31 ये फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स हैं. इनके साथ इन्हीं के कोरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स हैं. A11 ये देखें सबस्क्रिप्ट सेम, कोरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स. अगर आप इस तरह से फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर्स के साथ ही मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो ये आपके पास हासिल होगा A डिटर्मिनेंट. मैं इसको लिख रहा हूं A डिटर्मिनेंट, साथ इसके आ गया x1 प्लस. अब ये बुनियादी तौर पर क्या है? A12, A22, A32. A12, A22, A32 ये सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स हैं. ये सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स हैं, लेकिन कोफैक्टर्स अगेन फर्स्ट कॉलम के हैं. अब एलिमेंट्स हैं सेकंड कॉलम के और कोफैक्टर्स हैं फर्स्ट कॉलम के. जब इस तरह से आप प्रोडक्ट करके ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा. ये बात हमने डिस्कस की थी बहुत शुरू में. यहां पर हमारे पास हासिल हुआ 0 इंटू x2 और यहां पर अगर आप देखें तो A13, A23, A33, A13, A23, A33 ये थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स हैं. थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को जब आप फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो यहां पर भी आ जाएगा 0 प्लस 0x3 इज इक्वल टू 0. अब ये भी 0, ये भी 0, ये आ गया
ए डिटर्मिनेंट x1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, अगर आप इसी पैटर्न पर, अभी मैंने क्या किया था कि मैंने फर्स्ट जो कॉलम है इसके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी a11, a21 और a31 के साथ मल्टीप्लाई करके देन इक्वेशंस को ऐड किया। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को a12, सेकेंड इक्वेशन को a22 यानी कोफैक्टर a22 और थर्ड इक्वेशन को a32 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट हासिल होगा। सिमिलरली हम यहां लिखें a डिटर्मिनेंट x2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। उस सूरत में आपका x2 के साथ डिटर्मिनेंट बन रहा होगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को कोफैक्टर a13, सेकेंड इक्वेशन को कोफैक्टर a23 और थर्ड इक्वेशन को कोफैक्टर a33 के साथ मल्टीप्लाई करके तीनों इक्वेशंस को इसी पैटर्न पर ऐड करेंगे तो यहां पर आपके पास बनेगा a डिटर्मिनेंट, ये दोनों हो जाएंगे 0 और आपके पास रिजल्ट हासिल होगा a डिटर्मिनेंट x3 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, हमें तलाश है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के जिसमें x1, x2 और x3 इन तीनों में से कोई एक नॉन जीरो हो जाए। अगर ये तीनों जीरो हो तो वो तो बन जाता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब तीनों में से किसी एक के नॉन जीरो होने के लिए जरा गौर करें, यहां पर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है? या तो a डिटर्मिनेंट 0 हो या x1 0 हो। अब यहां पर भी दोनों में से किसी एक का 0 होना जरूरी है और यहां पर भी दोनों में से किसी एक का 0 होना जरूरी है, उसी सूरत में प्रोडक्ट 0 आएगा। अब हम ये चाहते हैं कि कोई एक नॉन जीरो हो, यानी x1, x2 और x3 में से कोई एक नॉन जीरो हो जाए तो उस सूरत में हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब किसी भी एक को आप नॉन जीरो अगर कंसीडर करें, कंसीडर हम फर्ज कर लेते हैं कि x1 जो है ये नॉन जीरो है। कंसीडर x1 नॉन जीरो फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर x1 नॉन जीरो है तो इसका मतलब है कि a डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट जो है ये 0 आएगा। ये हमने कंसीडर कर लिया नॉन जीरो। अब प्रोडक्ट 0 उस सूरत में आएगा जब a डिटर्मिनेंट 0 हो। देन a डिटर्मिनेंट मस्ट बी 0। इसी पैटर्न पर अगर हम ये कह दें कि x2 नॉन जीरो है, फर्ज करें इन तीनों में से x2 अगर नॉन जीरो है तो उस सूरत में भी a डिटर्मिनेंट 0 आएगा। और अगर हम x3 को नॉन जीरो कंसीडर कर लें तो तब भी a डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। यानी a डिटर्मिनेंट मस्ट बी 0 फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हम यहां कंक्लूड करते हैं, इफ a डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0 then system will also have non-trivial solution। मैंने also have इसलिए लिखा कि जो ट्रिवियल सॉल्यूशन है वो तो अंडरस्टूड है, वो तो हर केस में मौजूद हो गई। हमने मालूम किया कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट कर रहा होगा। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन उस वक्त होगा जब a डिटर्मिनेंट 0 होगा। अब ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस ये यूनिक नहीं है, ये इनफैक्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। यहां पर इसका इजाफा कर देता हूं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस will be infinite in numbers। अब स्टूडेंट्स दूसरी बात, रैंक्स की सेंस में रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का ताल्लुक नंबर ऑफ अननोन्स के साथ, उस सूरत में कंडीशन आपको बताता हूं। इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू, रैंक ऑफ ए से मुराद ए है मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, अगर ये दोनों रैंक्स बराबर हो लेकिन लेस देन हो नंबर ऑफ
अननोन से। अगर तीनों बराबर हो जाएं तो उस सूरत में सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन ही होगा, लेकिन अगर रैंक ऑफ ए बराबर हो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लेकिन लेस देन हो नंबर ऑफ अननोन्स, फर्ज करें अननोन्स हैं 3 और ये दोनों रैंक्स आ जाएं 2, तो इस सूरत में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। देन non-trivial solution of the system will also exist। स्टूडेंट्स, यहां पर हमारी सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस की जो कंडीशंस हैं डिफरेंट, वो एंड हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.5 के कुछ प्रॉब्लम्स होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से मुतालिक सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।